नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र में हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो अपने आप में शहीद शब्द का पर्यायवाची है। शहीद कहते किसको हैं? शहीद उस व्यक्ति को कहते हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। शहीद उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। शहीद उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी उच्च व्यापक व्यवस्था के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके लिए आप अपने सैकड़ों वर्षों के इतिहास को खंगालेंगे तो भी उसके जैसा सटीक प्रमाण, दीप्तिमान प्रमाण शहीद के लिए आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के जिसे सरकारी दस्तावेजों में शहीद का दर्जा तो प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति शहीद का पर्यायवाची है। हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने उस दौरान के सबसे जघन्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर की और उस याचिका में वह कहता है कि चूंकि मैंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया है, इसलिए मुझे फांसी न दिया जाए बल्कि मुझे तोप से उड़ाया जाए। हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो व्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद नारे का जनक है। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह। हम सभी ने कुछ न कुछ इतिहास कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, सुना होगा। हम लोगों ने 3 लोगों का नाम भी सुना होगा, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। अब हम लोग अपने ज्ञान के प्रति कितने सजग हैं, इस बात का मूल्यांकन आप लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने मन में कर लीजिए कि भगत सिंह और सुखदेव पंजाब से थे, राजगुरु जी कहाँ से थे, राजगुरु का नाम क्या था, इसको जानना जरूरी है। अगर इसको हम नहीं जानते तो बात मान के चलिए कि हमें इतिहास में न सीखने की रुचि है और न इतिहास से कुछ सीखने की रुचि है, जो कि होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को नहीं जानते हैं तो अब से अपने इतिहास में रुचि को बढ़ाइए। राजगुरु का नाम था शिवराम हरि राजगुरु। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। पहली बार ही सुना होगा। तो हमें इतिहास के प्रति जो है सजग रहना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, जानकारी बिल्कुल हमें रखनी पड़ेगी। भगत सिंह का जन्म जो है पंजाब प्रांत में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। बंगा गांव करके एक था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक किसान परिवार, सिख परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी जो शक्ति का उपयोग था वह किसी एक जाति धर्म तक सीमित नहीं था। उनकी सोच बहुत ऊपर की थी। उन्होंने कभी किसी एक दायरे तक अपने को सीमित नहीं रखा। उनके ऊपर आर्य समाज का प्रभाव था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उनके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। आप लोग ने जलियांवाला बाग के कांड के बारे में तो जानते ही होंगे, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि अंग्रेज़ों ने किस जघन्य तरीके से जो है हजारों भारतीय लोगों को मारा और किस तरीके से मारा कि निकलने का एक सकरा सा रास्ता था, उस सकरे रास्ते को भी उन्होंने बंद कर दिया और फिर 10 मिनट तक उन्होंने गोलियां चलाई। गोलियों के बौछार की किसी को निकलने का मौका नहीं था। हजारों लोग उस समय एकत्र थे। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और कुएं में कूदने के बावजूद भी वो अपने जान को नहीं बचा पाए और उनकी जो है मृत्यु हुई। इस एक कांड ने भगत सिंह को क्रांतिकारी बना दिया। और जब भगत सिंह इस बात से क्रांतिकारी बने तब उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। तो कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्र की भावना जगने के लिए, समाज के हित की बात सोचने के लिए आयु कोई मायने नहीं रखता। किसी भी आयु में आप जो है इस भावना से ओतप्रोत आप हो सकते हैं। इसके बाद एक कमीशन का गठन हुआ, उसको हम लोग सामन कमीशन कहते हैं। अंग्रेजों ने उसका गठन किया, आयोग बनाया। कमीशन मतलब आयोग, हिंदी में से आयोग कहते हैं। आयोग का गठन हुआ। उस आयोग का गठन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य उन्होंने ब्रिटिश के लोगों को रखा, उसमें भारतीय किसी का जो है उन लोगों ने समावेश नहीं किया। इस आयोग का काम मुख्य रूप से था कि भारतीय संविधान के और भारतीयों के हितों की रक्षा के बारे में एक आकलन करना है, उस आकलन के अनुरूप कानून को बनाना है।
चूँकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए यह कानून यहाँ के लोगों को जो है, यह कमीशन यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, है ना। और ये कमीशन पसंद नहीं आया तो लोगों ने इसका विरोध चालू कर दिया। 1 साल बाद जब यह कमीशन भारत आया साइमन के नेतृत्व में, तो यहाँ के लोगों ने उसका विरोध चालू कर दिया और लोगों ने एक नारा दिया, आप लोगों ने सुना होगा, साइमन गो बैक करके। और ये नारा दिया, नारा देने के बाद में जो है काफ़ी जो है इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के लोग भी उस समय के शामिल थे। हमारे एक लाला लाजपत राय जी इस में लीड कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी को भी आप लोग जानते होंगे, वो कांग्रेस के अधिवेशन में कई बार शामिल होते थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे। उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, वो भी पंजाब के रहने वाले थे। तो उनको इस विरोध प्रदर्शन में अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में उनको काफ़ी चोट लगी और चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस बात को भी उनको भगत सिंह जी को बड़ा दुख हुआ कि भाई हम लोग तो अपने हक की बात कर रहे थे और हक की बात में इस बात की क्या आवश्यकता पड़ गई कि किसी की जान ले लिया जाए। और फिर उन्होंने जो है इस बात का प्रण किया कि नहीं, हम इसका बदला लेंगे, हम इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और फिर उन्होंने अपने लोगों को एकत्र किया और एकत्र करने के बाद में जिस पुलिस अधिकारी ने उस समय जो है इस आदेश को दिया था कि इन पे लाठी चार्ज किया जाए, उन्होंने निर्णय किया कि हम इसको जो है मारेंगे। और मारने के लिए फिर वो लोग गए और वो लोगों ने जो है एक अधिकारी को मारा, लेकिन गलती से जिसको मारना था वो नहीं मारा, लेकिन एक बड़ा अधिकारी एसीपी को तो उन्होंने मार ही दिया जान से। एसीपी को जान से मार दिया और मारने के बाद वहाँ से भाग निकले। उनको मारने का उनका उद्देश्य यह नहीं था, उनको मारने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी के प्राण ले लें। उनको मारने का उद्देश्य ये था कि अब भारतीय लोग जो है अंग्रेज़ों के जो है किसी भी दिशा निर्देश को यूं ही नहीं मान लेंगे, उसमें अगर हमारे हित की बात होगी तो ही हम इस बात को मानेंगे, अन्यथा हम विरोध करेंगे और विरोध इस हद तक करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। ये करने के बाद में यहाँ से भाग निकले और भाग निकले, अंग्रेज़ों के पकड़ में आए नहीं। फिर दिल्ली में जो है सेंट्रल असेंबली में जाके उन्होंने अपने दोनों मित्र भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया, बम फोड़ा। बम बहुत छोटी पावर का था, उनका उद्देश्य वहाँ पर किसी की जान नहीं लेना था, क्योंकि वहाँ पे सारे समुदाय के लोग थे। वहाँ पे उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों को एक ओपन मैसेज देना है, नेशनल लेवल पे भारतीय समाज को एक मैसेज देना है कि अब हम लोग जग चुके हैं, अब हम लोग विरोध इस स्तर तक करेंगे और अब हम आपका विरोध जो है इस लेवल तक लाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। ये उद्देश्य से उन्होंने जो है वहाँ पे सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा। बम फोड़ने के बाद में लोगों ने उन्हें वहाँ से भाग जाने के लिए प्रेरित किया कि आप यहाँ से चले जाइए और आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, हम लोग आपको रास्ता दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भागना उगना हमारा काम नहीं है, हमारा काम मैसेज देना था, हमने मैसेज दे दिया और हम यहीं डटे रहेंगे। और वो लोग भागे नहीं और भागने के बाद 2 लोग पकड़े गए और पकड़े होने के बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उनको 2 साल जेल में रखा और 2 साल जेल में रखने के बाद काफ़ी मुश्किल जीवन रहा उनका। और फिर 23 साल की उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में 23 तारीख को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये तो भगत सिंह का रहा। यहाँ पे एक और ऐतिहासिक बात समझने की ज़रूरत है कि इस भगत सिंह की फांसी के लिए लोग गांधी जी को दोषी मानते हैं। गांधी जी को दोषी क्यों मानते हैं यह भी जानना जरूरी है। गांधी जी उस समय बड़े लीडर थे और गांधी जी कई सारे आंदोलन उस समय लीड कर रहे थे। उनकी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी। तो सविनय आंदोलन से अंग्रेज सरकार काफ़ी परेशान थी। दूसरी तरफ भगत सिंह भी अंग्रेज़ों को परेशान कर रखे थे। तो वहाँ की सरकार ने जो है एक इरविन को भेजा, लॉर्ड इरविन को, कि आप जाके और गांधी जी के साथ कुछ समझौता करिए ताकि वहाँ के लोगों में थोड़ी सी उनके गुस्से को शांति मिले। तो गांधी जी और वो दोनों बैठ के और उन्होंने एक समझौता किया और समझौता काफ़ी व्यापक माना गया, उसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो उस समझौते में इन्होंने बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए। इन्होंने यहाँ तक के मुद्दे डिस्कस किए कि जो है कैदियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन गांधी जी उस समय, उनकी बेवकूफ़ी कहिए या उनकी नासमझी कहिए या अंग्रेज़ों की होशियारी कहिए, कि वो कैदियों को छोड़ते समय उन्होंने उस बात को एक वर्ड डाल दिया कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा, आपराधिक कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो चूंकि भगत सिंह जो है राजनीतिक कैदी नहीं थे, आपराधिक कैदी थे, इसलिए उस दायरे में आए नहीं और ये छूट नहीं पाए। तो लोगों का कहना है कि गांधी जी ने ये जो है ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि गांधी जी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा इनकी थी। गांधी जी अहिंसक आंदोलन के जरिए जो है अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। तो गांधी जी
इसलिए इनको जो है उस दायरे में नहीं लाया कि अगर इनको लेके आते हो तो कहीं ना कहीं गांधी की जो अहिंसक को जो उनका आंदोलन का जो तौर तरीका था, जो उनकी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा उसके जरिए जो है कहीं ना कहीं डिरेल हो रही थी। इसलिए उन्होंने जो है भगत सिंह को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। ये एक दो बातें हैं। लेकिन तीसरी बात एक यह भी है कि गांधी जी ने पब्लिकली उस समय बहुत सारे मंचों पे, बड़े बड़े जगहों पे उन्होंने उस समय कहा था कि नहीं, मैं जो है भगत सिंह के आंदोलन से भले ना प्रभावित हूँ, भले मैं उसकी जो है समर्थन ना करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल राष्ट्रवादी मानता हूँ और बिल्कुल मैं उनका जो है सम्मान करता हूँ और सारे देश को उनका नमन करना चाहिए। तो उन्होंने कभी भगत सिंह को डी रिकॉग्नाइज किया, ऐसी बात तो इतिहास में नहीं लिखी है, लेकिन ये उनकी भूल जरूर कहा जाएगा कि उन्होंने जो है प्रयास करते तो उस समय वो छुड़ा सकते थे, ऐसा एक धारणा है, लेकिन उन्होंने उसको प्रयास नहीं किया। उसके पीछे जो भी कारण है वो आप लोग अपने तरीके से सोचिएगा। चौथी और आखिरी बात, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, भगत सिंह शायद दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिनका 2 बार दाह संस्कार हुआ। उनकी चिता को 2 बार आग लगाई गई। हुआ कुछ यूँ था कि उनको सज़ा जो है 24 तारीख की सज़ा उनको मिली थी कि 24 तारीख की सुबह 8 बजे उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन 24 तारीख की 8 बजे ऐसा एक माहौल बना कि काफ़ी बड़ा आंदोलन होगा और काफ़ी बड़ा जनाक्रोश होगा और बहुत सारी चीज़ें बन बिगड़ सकती हैं, ऐसा अंग्रेज़ों को सूचना मिली। तो अंग्रेज़ों ने जो है इस चीज़ को टालने के लिए डरवश उन्होंने जो है एक रात पहले ही 23 तारीख की शाम को उनको फांसी पे लटका दिया और शाम को 7:33 पे ब्यास नदी के किनारे उनका जो है दाह संस्कार तो क्या कहें, उनको जला दिया। उन्होंने जला दिया और जब ये बातें लोगों को पता चली तो लोगों में बड़ा आक्रोश हुआ। फिर लोग वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी काफ़ी जो है द्वंद्व हुआ और द्वंद्व के बाद अंग्रेज वहाँ से भाग गए और भागने के बाद फिर भारतीय लोगों ने जो है उनकी तीनों की लाशों को वहाँ से उठा के लाए लाहौर, और लाहौर लाने के बाद में फिर जो है तीनों की बाकायदा जो है अस्थियाँ जो है इकट्ठी करके और फिर उनकी जो है यात्रा निकाली गई। निकालने के बाद में फिर उनको जो है पूरे सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। ये तो मैंने आपको भगत सिंह के बारे में मोटे तौर पे लगभग सारी बातें आपको बता दी। अब इसमें जो सीखने वाली बात है, सीखने वाली ये बात रही कि हमें आपको अपने जीवन को अपने निहित स्वार्थ के अतिरिक्त किसी न किसी विषय से बांधना चाहिए, और वह बात जो है कहीं ना कहीं समाज हित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए, धर्म हित में होना चाहिए। और अगर हम अपने आप को किसी लक्ष्य के साथ नहीं जोड़ते हैं तो हम में और 4 पैर वाले पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर हम भी उसी दिशा में अपने जीवन को अपने जीवन यापन तक ही अगर संचित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी जो है अपने हाथों को अपने पैर ही समझें। धन्यवाद।